हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली जो हमारी 9 पीएम की क्लास होती है उसमें हम क्या करते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें अब तक हम जो है अपना बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं वो सर्वेइंग देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज सर्वेइंग में क्या है कि डेली हम अपनी लाइव प्रैक्टिस करते हैं। तो साथ ही गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है गाइज, देखो, क्लास प्रीमायर करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वो ये है कि जो हमारी लाइव क्लास हो रही है उसमें हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लास प्रीमायर करूँगा तो उसमें क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, लाइव क्या है, मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइज, जो हमारी 10 AM की क्लास होती है उसमें हम GK GS की प्रैक्टिस करते हैं। 12 PM की जो क्लास होती है गाइज, ये क्लास हमारी लाइव हो जाया करेगी। ठीक है, बाकी की ये जो क्लास है मैं उसको प्रीमायर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी यार मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ तो उस वजह से थोड़ा शेड्यूल अभी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 145 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 146 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा इफ़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज़ 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द टर्नोइन एक्सिस इज़ 15 सेंटीमीटर, द एडिटिव कांस्टेंट। गाइज, आपको एडिटिव कांस्टेंट बताना कितना होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को टैकोमेट्रिक सर्वे के जितने भी क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने की इक्वेशन बताई थी, के एस प्लस के सी, डी इजिकल टू के एस प्लस के सी, जहाँ पे के जो होता था वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता था और सी जो होता था वो एडिटिव कांस्टेंट होता था। ठीक है, इस सी की वैल्यू हमको निकालनी है। यदि हमको क्या है कि फोकल लेंथ हम लोगों को दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो फोकल लेंथ हम लोगों को दे रखी है कि गिलास जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, और जो डिस्टेंस है गाइज वो हमको दे रखी है। ठीक है, जो आपका गिलास और जो एक्सिस होती है टर्नो एक्स की, जो हमारी उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो एडिटिव कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एफ प्लस के डी। ठीक है, यही तो बताया था, एफ जहाँ पे फोकल लेंथ होता है और डी जो होता है वो आपकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो गाइज इन दोनों को क्या होता है, देखो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो फोकल लेंथ और ये डी है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं जब ये दोनों किसमें हो, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में यहाँ पे हमको आंसर दे रखा है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर है, जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो आपके पास डी है वो भी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। ठीक है, आप जब दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या है गाइस, देखो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। मैं सॉल्यूशन भी लाया हूँ। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक में ये दे रखा था सिंपल सा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जिन लोगों का भी आंसर बी आया है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है गाइज, जिन लोगों का भी आंसर बी आया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो गाइज, अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो अब हमारे जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट अब हो ही जाएंगे जल्दी से। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी क्या है कि अनाउंस कर दिया गया है, सीबीएसई के जो 9th और 11th क्लास के एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें वापस ट्रैक पे आ रही हैं, तो देखो एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो ही जाएंगे। बिल्कुल गए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 का। द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस एयर इन अ स्टेडिया डायाफ्रेम ऑफ द टैकोमेट्री इज़ 1.2 mm and the focal length of the object glass is 25 सेंटीमीटर, देन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ द टैकोमीटर। गाइज आपका हमको जो बताना है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बताना के। ठीक है, इस के की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एडिटिव कांस्टेंट पूछा था, इसमें के की वैल्यू पूछिए। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे गाइज, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है फॉर्मूला, एफ अपॉन कितना होता है, आई। ठीक है, एफ अपॉन कितना होता है, आई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से एक बार सब लोग आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि आपको जो स्पेसिंग दे रखी है वो क्रॉस हेयर की दे रखी है इन स्टेडिया डायाफ्रेम। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इस तरीके से आपका डायाफ्रेम होता है, ये आपके वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्या होते हैं, क्रॉस हेयर से होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, ये डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है 1.2 mm। सही है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, 2 mm दे रखी है। चलो mm में ही रहने दो इसको, लेकिन जब ये 1.2 mm ये है और 1.2 mm ये है, ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2.4 mm हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये mm में है और ये किस में दे रखी है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना, के इजिकल टू एफ अपॉन आई। ठीक है, तो गाइज एफ का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है।
सही है। और यहाँ पे कितना आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 1.2, ठीक है 2 टाइम्स 1.2। लेकिन ये किस में mm में, तो इस mm को किस में कन्वर्ट कर लो, या तो सेंटीमीटर में कर लो या इस सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लो। तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा दो 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट से ये 0 रिमूव हो जाएगा और 12 2 जो 24 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 100 mm आ गया, ठीक है। कितना आ गया 100, सॉरी mm से तो mm कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल क्या आ गया 100। जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100। और वैसे भी हमको पता है कि k जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 100। तो जिन लोगों का भी आंसर बी आया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। ये देखो ये सॉल्यूशन भी था आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ गाइज, क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 का। ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन अ कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। गाइज होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हाईवे इंजीनियरिंग है, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग में जब हमारा क्या आता है हॉरिजॉन्टल कर्व आता है, ठीक है, कभी भी हॉरिजॉन्टल कर्व आता है तो उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमको क्या करना होता है, एक सेकेंड, जब भी हमारा क्या होता है गाइज हॉरिजॉन्टल कर्व आता है तो उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमको क्या होता है एक टर्न देना होता है, ठीक है। और जिसमें हम क्या करते हैं एक तरफ से जो एलिवेशन होता है वो प्रोवाइड कराते हैं, यानी एक तरफ से कर्व को उठा देते हैं और एक तरफ से क्या रखते हैं उसको डाउन रखते हैं, जिसको सुपर एलिवेशन भी कहते हैं, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग। तो उसी में कह रहा है कि जो आपका ओवर टर्निंग होता है उससे बचाने के लिए आप क्या करते हो, कौन सा कर्व प्रोवाइड कराते हो, कंपाउंड कर्व या फिर व्हीकल कर्व, जो सॉरी वर्टिकल कर्व या रिवर्स कर्व या ट्रांजिशन कर्व। सही आंसर करेंगे सब लोग, सब लोगों का आंसर आना चाहिए गाइज, सब लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 148 का, सब लोग आंसर करेंगे। ओवर टर्निंग जो है व्हीकल की वो किससे अवॉइड करी जा सकती है, बिल्कुल राइट, ट्रांजिशन कर्व। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो आपका ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन कर्व होता है व्हीकल को क्या करता है, जो आपकी ओवर टर्निंग होती है उसको कम कर देता है। ट्रांजिशन कर्व होता है क्या है, ये आपका स्ट्रेट कर्व था, ये आपका सर्कुलर कर्व था, तो स्ट्रेट कर्व और सर्कुलर कर्व को ज्वाइन करने का जो कर्व काम करता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, यानी कि इसकी ये भी बोलते हैं कि इसकी जो रेडियस होती है वो इन्फिनिटी टू फाइनाइट वैल्यू की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट कर्व था, स्ट्रेट कर्व की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना, और सर्कुलर कर्व की क्या होती है, रेडियस फाइनाइट होती है। तो उसी को इसको ये डेफिनेशन भी होती है, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो गाइज, कुछ इस तरीके के हमारे पास और भी कर्व्स होते हैं, ठीक है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्व। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कितने तरीके के कर्व होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कर्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपल कर्व की। तो गाइज सिंपल कर्व जो होता है उसको सर्कुलर कर्व भी बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है गाइज हमारे पास कंपाउंड कर्व, देख लेना है कुछ इस तरीके का आपके पास कर्व होता है। दूसरा होता है कंपाउंड कर्व। तो गाइज कंपाउंड कर्व में आप देखो, कंपाउंड कर्व में ये चीज़ नोटिस करने वाली, एक कर्व ये था और एक कर्व ये था, ये C1 कर्व था और ये C2 कर्व था। अब आपने क्या करा, इन दोनों कर्व को ज्वाइन करा, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करने से हमको क्या मिल रहा है कि पहला जो कर्व था उसकी रेडियस R1 थी, लेकिन जो दूसरा कर्व था उसकी रेडियस कितनी थी, R2 थी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे 2 कर्व थे आप लोगों के पास, ठीक है, तो 2 कर्व थे, तो 2 कर्व ज्वाइन करने के बाद आपको सेंटर कितने मिले, 2 सेंटर मिले। कितने सेंटर मिल रहे हैं, 2 सेंटर मिल रहे हैं ना। जब 2 कर्व आप ज्वाइन कर रहे हो तो कितने सेंटर मिल रहे हैं आप लोगों को, 2 सेंटर मिल रहे हैं ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, कि 2 अगर हम कर्व ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सेंटर भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो कि कर्व कितने होते, 3 कर्व होते, तो सेंटर कितने मिलते, 3 मिलते, क्योंकि अलग अलग रेडियस के होते तीनों, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इस रिवर्स कर्व। ये रिवर्स कर्व होता है, इसको एस कर्व भी बोलते हैं। इसको प्रोवाइड कहाँ कराया जाता है, आपका रेलवे में, ठीक है। जो रेलवे आपकी लाइन होती है, रेलवे ट्रैक आपका जब डाला जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका एस कर्व प्रोवाइड कराया जाता है, देखा भी होगा आपने, इस तरीके से होता है आपका एस कर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिशन कर्व। तो ये ट्रांजिशन कर्व आपका क्या होता है, देखो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ट्रांजिशन कर्व। इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो, हाईवे में, यहाँ पे लिखा हुआ भी हाईवे में यूज़ करते हो ओवर टर्निंग इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी रेडियस भी मैंने लिखा था, अभी बताया था ना कि इसकी जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट से लेकर एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ मूव करती है, तो बस वही आपका ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ें भी लिखी हुई, यूज टू मूव जर्क इफेक्ट एंड सुपर एलिवेशन, ठीक है। जो सुपर एलिवेशन होता है उसको प्रोवाइड कराने में इसका यूज़ करते हैं, और जो जर्क इफेक्ट होता है ना आपका उसको कम कर देता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइन टुगेदर बाई। गाइस आपका क्या होता है, देखो अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड्स का मतलब होता है सिंपल, पहले ग्रेड का मतलब समझो, ग्रेड का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। जब आपके क्या होते हैं डिफरेंट स्लोप क्या होते हैं आपस में ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको बताना है कौन से कर्व में आपके डिफरेंट स्लोप ज्वाइन करते हैं,
ठीक है। कंपाउंड कर्व में, ट्रांजिशन कर्व में, रिवर्स कर्व में, वर्टिकल कर्व में। अभी आप लोगों को बताया था कंपाउंड कर्व क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व बताया था। ट्रांजिशन कर्व में आपकी रेडियस होती है इनफाइनाइट टू कांस्टेंट वैल्यू की तरफ मूव करती है। रिवर्स कर्व भी आपको बताया था, रेलवे में यूज करते हैं। और वर्टिकल कर्व क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर करेंगे सब लोग पहले तो। क्वेश्चन नंबर 149 का सब लोगों का आंसर मेरे पास आना चाहिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 149 का देखो बिल्कुल है, जिन लोगों ने आंसर डी सेलेक्ट किया ना उनका बिल्कुल सही है। वर्टिकल कर्व क्या होता है आप लोगों का, देखो वर्टिकल कर्व आप एक चीज़ समझो, एक तो आप हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इस तरीके से अगर आप चल रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस प्लेन में अगर आप चल रहे हो तो वर्टिकल प्लेन हो गया। क्लियर है। अगर आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन में कोई भी क्या है कर्व बना हुआ है, वर्टिकल प्लेन में क्या है आपका कर्व बना हुआ, तो उस कर्व में आप नोटिस करोगे कि इस तरीके से क्या आपका कर्व है। तो इस कर्व में आप देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स क्या होती हैं आपकी ज्वाइन करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स जो होते हैं आपके, वो किस में देखने को मिलते हैं, आपको वर्टिकल कर्व में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखो ये आपका वर्टिकल कर्व का एक क्रेस्ट शो करा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, क्रेस्ट वाला जो होता है, टॉप वाला जो पोर्शन होता है। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक वो था स्लोप था, जो आपका क्या था, अपवर्ड स्लोप था। ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप था। तो यहाँ पे देखो जो अपवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो सेम ही हो सकता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोप क्या हो, अलग अलग हो। तो उस तरीके से स्लोप आपके शो करे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये जो आपका बनाया गया है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए बनाया गया है। और ये हाईवे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। द एंगल सबटेंडेड बाई द लॉन्ग कोड ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व एट इट्स सेंटर इज़ इक्वल टू। गाइज आप लोगों को बताना है कि जो आपका एंगल होता है, जो लॉन्ग कोड होती है, ठीक है, कोड आप लोगों को पता है ना क्या होती है, अभी बताएंगे कोड क्या होती है। ठीक है, और सिंपल सर्कुलर कर्व की एक कोड है। ठीक है, वो बताना है कि सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो क्या एंगल होगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने सबने 10th क्लास में सर्किल पढ़ा होगा। और गाइज ये आपके पास सेंटर होता है, सेंटर जो पास करता है वो डाया होता है। और सेंटर से अलग अगर कोई भी लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी कोड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, उसकी कोड हो जाती है। हिंदी मीडियम वाले से जीवा पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, जीवा। ये चीज़ आप याद रखोगे। क्लियर है। चलो अब बताओ कि सिंपल सर्कुलर कर्व जो है, अगर उसकी कोड है लॉन्गेस्ट कोड, तो वो आपका जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, 2 टाइम्स द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, या फिर 180 माइनस का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जल्दी से सब लोग बताएंगे गाइस। बिल्कुल गाइस, जिन लोगों का भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर ए आ रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वो बिल्कुल सही है। देखो मैं आप लोग क्या होगा 20 से 30 सेकंड का टाइम दूंगा, जो काफ़ी होगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो गाइस इससे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम टाइम में हम ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे जो लेक्चर हो जाएगा ना वो हमारा इफिशियंट हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, इंजीनियर्स लोगों का यही तो होता है कि इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो इफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो गाइस, ये आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल सर्कुलर कर्व लेकर के आया हूँ। ये चीज़ आपको शो हो रही होगी सिंपल सर्कुलर कर्व की। ठीक है, देखो गाइस इसमें हम बात करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सर्कुलर कर्व जो होता है आप लोगों के पास वो क्या होता है। ठीक है, ये देखो इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे क्या पास क्या था, एक सर्किल था। हमने क्या करा, उसका इतना पोर्शन आर्क का इसको कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद हमने क्या देखा, उसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, तो वो सेंटर हमने ले लिया। उसकी रेडियस कितनी ले ली, आर। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखोगे जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको हम ए पॉइंट हमने मान लिया ए, और इसको हम जीरो चैनेज पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो, जीरो चैनेज पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जीरो चैनेज पॉइंट क्या होता है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कर्व का, वो आपका जीरो चैनेज पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद गाइज ये वाला जो बी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर हमारा जो कर्व है वो एंड हो रहा है, उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, या हाईएस्ट चैनेज पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट चैनेज पॉइंट भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो हमने क्या करा, इस कर्व पे गाइस हमने टेंजेंट ले लिया। ठीक है, जो हमारे पास कर्व था हमने इस पे टेंजेंट ले लिया ए पॉइंट से, और इधर हमने एक टेंजेंट ले लिया बी पॉइंट से। ठीक है, जो बी वाला ये वाला पॉइंट था, और जहाँ पर हमारी थी गाइस हमने कोड ले ली। ये क्या ले लिया हमने, कोड। देखो ये पोर्शन आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, ये सर्कुलर वाला पोर्शन था, और मैंने आपको बताया सेंटर से जो ना पास करे वो हमारे पास क्या होती है, कोड होती है। ठीक है, तो ये हमने एक कोड ले ली। ठीक है, तो उसके बाद जब ये देखोगे ना आप, ये वाले जो पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट क्या है, टच कर रही है आपकी, जहाँ पर ये टेंजेंट टच कर रही है उसको T1 पॉइंट कह दिया। और ये पॉइंट होता है आपके पास पॉइंट ऑफ कर्व होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, दूसरी जो आपके पास होती है फॉरवर्ड टेंजेंट जिसको बोलते हैं, ये आपके पास जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं।
ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। क्लियर है। अब उसके बाद देखो भाई, जो आपने जो लाइन ड्रॉ करी थी, जो फर्स्ट लाइन थी, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और जो बाद में आपने ड्रॉ करी थी वो आपके पास होती है फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है अल्फा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एंगल, याद रखना आप लोग, ठीक है, इंटरसेक्शन एंगल। और आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, वो तो मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था बियरिंग में, ठीक है, कि इस तरीके से जो एंगल बनता है। और आप क्या करते हो, जो आपकी जो हमारी मतलब लास्ट वाली जो लाइन होती है उसको हम अगर प्रीसीड कर दें, और जो हमारी फॉरवर्ड लाइन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इस केस में भी होता है। ये आपके पास क्या थी, बैकवर्ड टेंजेंट थी, ये आपके पास फॉरवर्ड टेंजेंट थी। इनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। याद रखना गाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल आपका बनता है ना, यही एंगल सेम आपका कहाँ पर होता है, जो आपका टेंजेंट होता है, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट वाले पॉइंट थे जहाँ पर आपकी रेडियस मीट कर रही थी। ये आपके पास सेंटर था, सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। और यही आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। और यही सेम एंगल आप लोगों का किससे बनता है, कोड से। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कोड से आपका जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, तो डिफ्लेक्शन एंगल उसको बोलते हैं। क्लियर है किस तरीके से एंगल बनता है। और ये रिलेशन आप लोग याद रखना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इंटरसेक्शन एंगल का जो हाफ होता है वो 180 माइनस के डेल्टा बाई 2 होता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा बाई 2 इजिकल टू 90 माइनस के डेल बाई 2, जहाँ पर डेल आपका क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, और अल्फा आपके पास क्या है, जो इंटरसेक्शन एंगल है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ओके, चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 151, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अ कर्व टेंजेंशियल टू 4 स्ट्रेट लाइन एंड कंसिस्टिंग ऑफ आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियस इज नोन एज। गाइज आप लोगों को बताना है कि एक कर्व है आपके पास वो टेंजेंशियल, ठीक है। अ कर्व टेंजेंशियल टू 4 स्ट्रेट लाइंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियस, और उसकी जो आर्क हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि उसमें कितने सेंटर्ड होंगे। आपका 1 सेंटर कंपाउंड कर्व होगा, 2 सेंटर्ड होगा, 3 सेंटर्ड होगा, या 4 सेंटर्ड होगा। सब लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 का। सब लोगों का आंसर आना चाहिए गाइस, ठीक है। सब लोग आंसर करेंगे। 4 स्ट्रेट लाइन है आप लोगों की, कितनी है गाइस, 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। देखो गाइस, मैंने आप लोगों को इसका बताया था। यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड कर्व है। तो इस कंपाउंड कर्व में एक चीज़ नोटिस करो, इस कंपाउंड कर्व में आपने देखा था कि 2 कर्व थे आप लोगों के पास, तो रेडियस सेंटर कितने मिले थे आप लोगों को, 2 मिले थे। लेकिन सेंटर तो 2 मिले थे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, वो कितनी थी, 3 थी ना। स्ट्रेट लाइन कितनी थी आपके पास, 3 थी। वहीं पर कह रहा है कि आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में साफ साफ उसने कह रखा है कि स्ट्रेट लाइन जो है आप लोगों के पास वो कितनी है, 4 है। स्ट्रेट लाइन कितनी है आप लोगों के पास, 4 है। अगर गाइज स्ट्रेट लाइन 4 होंगी आप लोगों के पास, मान लो इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर एक और कर्व होता तो उसकी स्ट्रेट लाइन मान लो यहाँ पर मैच करती, ये आपके पास रेडियस कितनी हो जाती, 3, तो स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, 4 आप लोगों के पास हो जाती। तो गाइज जब ये 4 आप लोगों के पास हो जाती तो आपको सेंटर कितने मिलते, 1 2 3, 3 सेंटर ही तो आप लोगों को मिलते बस। तो वो ऐसा कैसा कर्व हो जाता आपके पास, 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व हो जाता। कैसा हो जाता, 3 सेंटर्ड कंपाउंड कर्व। जिन लोगों का भी आंसर सी आया था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना है किस तरीके से हुआ। अच्छा क्वेश्चन से कि बनता है, देखो कंपाउंड कर्व में कितना लॉजिकली क्वेश्चन ये निकाला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस। इस तरीके से क्या होगा गाइस, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। इफ़ द डिग्री ऑफ कर्व इज़ 1 डिग्री देन रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू। गाइज आप लोगों को बताना है कि अगर आपके पास डिग्री जो है कर्व की वो 1 डिग्री है, तो आप लोगों को बताना है कि रेडियस कितनी होगी कर्व की, ठीक है। आर की वैल्यू आप लोगों को बतानी कितनी होगी। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, सब लोग आंसर करेंगे गाइज। क्या डिग्री ऑफ कर्व होती है ये समझेंगे पहले हम, कि किसी भी कर्व की डिग्री कैसे हम पता करते हैं। फिर उसके बाद रेडियस के ऊपर वो किस तरीके से डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक आप आंसर करो, ठीक है। सब लोग आंसर करो, मैं इसके सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइज, जो आपके पास डिग्री ऑफ कर्व होती है, इसकी अगर एक लाइन में हम डेफिनेशन देखें तो एंगल एट द सेंटर बाय लेंथ ऑफ एन आर्क। समझ रहे हो इस पॉइंट को, एंगल एट द सेंटर बाय लेंथ ऑफ द आर्क। गाइज ये आपके पास क्या थी, एक आर्क थी, ठीक है। ये आर्क जो है आपकी सेंटर पे जिस एंगल को बना रही है, ठीक है, सेंटर पे जितना एंगल ये बना रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व। आप कहोगे सर यही तो अभी आपने हमको क्या बताया था, यही तो आपने हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल बताया था। देखो डिफ्लेक्शन एंगल क्या था, वो कोड से बनना था, वो केवल किससे बनना था, कोड से। लेकिन ये क्या है, कर्व आपका कहीं तक भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल होता है, सॉरी डिग्री ऑफ कर्व होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, वो लगभग कुछ सेम ही होते हैं, लगभग क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना गाइज, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर, देखो भाई इस चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो, आप लोगों को पता है कि अगर आप 360 डिग्री चलोगे एक सर्कुलर कर्व पे, 360 डिग्री चलोगे तो कितना चलोगे, 2πr, क्योंकि ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती। लेकिन अगर आप 1 डिग्री चलोगे तो 1 डिग्री चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, 2πr अपॉन 360, क्योंकि 360 क्या है आपका, इधर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। अगर आपको 1 डिग्री चल रहे हो तो इतना चलना पड़ा। वहीं पर अगर आपको डी डिग्री चलना पड़े तो कितना चलना पड़ेगा, डी डिग्री के लिए हमने मान लिया कि डी डिग्री के लिए हमको कितना चलना पड़ रहा है, एल मीटर चलना पड़ रहा है। कितना चल रहा है, एल मीटर चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए डी इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों इक्वेशन आपकी 1 डिग्री के इक्वल है। तो जब दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करोगे तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो डी आपके पास आता है वो डिग्री ऑफ कर्व बताता है कि कितना डिग्री ऑफ कर्व होगा आप लोगों का। क्लियर है। अब देखो ये डिग्री ऑफ कर्व जो होता है कहीं ना कहीं किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, आर पे और एल पे डिपेंड कर रहा है। चलो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइज, अगर आपकी क्या है जो चैन है वो कितने मीटर की, 20 मीटर की, 20 मीटर की चैन यूज़ कर रहे हो और उसमें जो लिंक है वो कितनी है, 100 लिंक है। तो उस केस में आप लोग याद रखना कि जो डिग्री ऑफ कर्व होगी और रेडियस में रिलेशन होगा वो कितना होगा, ये रिलेशन आप लोग के पास होगा, D = 1145.9 अपॉन आर, ठीक है, 9 ये आप लोगों के पास रिलेशन होगा जब आप 20 मीटर की चैन यूज़ करोगे, ठीक है। कई बार इसको अप्रोक्स करके हम ये भी लिख लेते हैं कि 1146 अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से डिग्री ऑफ कर्व आप लोगों की आ जाती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट गाइस, जब आप क्या कर रहे हो, 30 मीटर की चैन यूज़ कर रहे हो, तो जब आप 30 मीटर की चैन यूज़ कर रहे हो, 150 लिंक है, तो उस केस में आप याद रखना कि डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू होती है 1720 अपॉन आर, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी क्या है हमारे लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये बताओ रेडियस कितनी होगी जब डिग्री ऑफ कर्व कितनी है आपके पास, 1 डिग्री है, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम 30 मीटर की चैन हमने अजम्पशन ले लिया, ठीक है, हम तो 30 मीटर की चैन मान के चल रहे हैं, हमने 30 मीटर की चैन यूज़ करी है। तो डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला यही तो होता है। तो यहाँ पे हमको डी की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी, तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, ये पुट कर दी। और ये आपके पास 1720 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1720। क्लियर है। चलो तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिन लोगों का भी आंसर बी आया था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 153। चलो आ जाओ गाइज, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व ऑफ रेडियस आर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ए इज़ गिवन बाई। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों को बताना है कितना होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है आप लोगों को कर्व का, यदि उस कर्व की रेडियस कितनी आर है और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कितना ए है, ठीक है। चलो ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ये देखो, ये आप लोगों के पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर करेंगे कि लेंथ आपकी कितनी होगी यदि आपका जो वो कितना है, रेडियस कितनी आर है, और जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना डेल्टा, ठीक है। उसमें ए गलत लिख रखा है, वो डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, डेल्टा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं, सब लोग आंसर करेंगे गाइज। क्या होगी आपके पास जो टेंजेंट लेंथ है उसकी, टेंजेंट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, टेंजेंट जो आपकी लेंथ है, लाइन है, उसकी लेंथ कितनी होगी ये बताना है। सब लोग आंसर करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 153 का। बिल्कुल गाइज, जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा ना बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपके पास लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R10 डेल्टा बाई 2, ठीक है। चलो एक बार बताते हैं कैसे। कुछ फॉर्मूले होते हैं गाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। देखो ये आपके पास कर्व था, कुछ इस तरीके से कर्व मैंने आप लोगों को बताया था, ये कर्व था। तो हमने क्या करा था, T1 पॉइंट था, ठीक है। T1 पॉइंट याद है ना, T1 पॉइंट क्या आप बताया था, T1 पॉइंट का नाम, ठीक है। तो ये T1 पॉइंट जो आप लोगों के पास होता है, इससे आपने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है। T1 से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करा ना, इसकी लेंथ हमसे पूछी कितनी होगी, ठीक है। वैसे ही सेम आपके पास इधर भी होती थी, दूसरी कर्व भी दूसरी तरफ भी आती थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, तो V1 और V2 क्या होती हैं, दोनों ही बराबर होती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगी दोनों तरफ बराबर होगी, VT1 भी और VT2 भी, ठीक है। जो कर्व आपको बताया था ना सिंपल सर्कुलर कर्व, एक बार उसमें देखना, ठीक है। तो VT1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R10 डेल्टा बाई 2, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइज,
लेंथ ऑफ कर्व अगर पूछ लेता तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता, ठीक है, इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर लेंथ ऑफ कोड पूछ लेता गाइज, लेंथ ऑफ कोड बताया था ना आप लोगों को, जो कोड वाला पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था, ये सेंटर पे एंगल बना रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था डिफ्लेक्शन एंगल बना रहा था, ये कोड, अगर कोड की लेंथ पूछ ला आप लोगों से तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो चीज़ भी आप याद रखना, 2r साइन डेल्टा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मिड ऑर्डिनेट पूछ ले, मिड ऑर्डिनेट क्या होता है गाइज, देखो मिड ऑर्डिनेट अगर मैं आप लोगों को बना करके बताऊँ, यहाँ पे देखो, ये आपके पास सिंपल सर्कुलर कर्व था, ठीक है, ये आपने क्या कर रहा था, ये आपके मिड वो था, कोड था, ठीक है। तो कोड के ऊपर जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करे थे इस तरीके से, तो ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये आर्क से लेकर के और ये ऑर्डिनेट जो आपका कोड होता है, इसके बीच की जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, सही है। तो मिड ऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, r1 माइनस के कोस डेल्टा बाई 2, सही है। और एपेक्स डिस्टेंस कौन सी हो जाती, ये वाली जो डिस्टेंस थी वीसी वाली, ठीक है, वीसी वाली जो हो जाती है एपेक्स डिस्टेंस हो जाती है, उसका फॉर्मूला r सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। चलो गाइज नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड पूछी है, क्वेश्चन नंबर 154 का। अभी तो आप लोगों को बताया था कितना होता है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, ठीक है। जल्दी से सब लोग आंसर करो कितना होगा, अभी बताया जस्ट 1 सेकेंड पहले, क्वेश्चन नंबर 154 का। बिल्कुल गाइस, सी जिन लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, अभी तो बताया था, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकालनी तो कितना हो जाएगा, 2r साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है। अभी पीछे वाले फॉर्मूले देख लेना, ठीक है, ये वाला देखो, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड ये पूछा था ना, लेंथ ऑफ कोड यही तो पूछा था हमसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r साइन डेल्टा बाई 2, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 155, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व बाय 2 थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर्ड। गाइज देखो जो आपके पास सेटिंग आउट करना होता है, सेटिंग आउट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम, देखो सेटिंग आउट का जो सिंपल मतलब होता है कि अगर आपके पास एक कर्व है तो उसको ग्राउंड पे किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे। आपने ड्राइंग में तो एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, ड्राइंग में तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसको एक्चुअल फील्ड में, एक्चुअल आपकी साइट पे उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, या किस तरीके से सेट आउट करोगे, उसको बोलते हैं सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है। तो सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व जो होती है उसमें 2 थियोडोलाइट एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम करते हैं। तो उसमें कह रहा है कि किस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंगुलर मेजरमेंट की, लीनियर मेजरमेंट की, या बोथ एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट, या डी, नन ऑफ दी एबव। सब लोग आंसर करेंगे गाइस। देखो इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है गाइस। जब हम सेटिंग आउट करते हैं 2 थियोडोलाइट मेथड से तो उसमें हमें लीनियर मेजरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर जो है वो बी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो सेटिंग आउट ऑफ कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व जो होता है आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, ठीक है। इसके मेथड देख लो एक बार। तो भाई मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। देखो एक परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड होता है, एक रेडियल ऑफसेट मेथड होता है, ठीक है, एक ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस एक मेथड ये होता है, एक डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, 1 थियोडोलाइट मेथड, टेंजेंशियल मेथड, एक रैंकाइन, ये सब के सब एक ही मेथड के नाम है। तो ये भी आप लोग याद रखना, एक ये मेथड होता है आपका उस सेटिंग आउट करने का कर्व को, एक होता है 2 थियोडोलाइट मेथड, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। इसी में हमसे पूछा था कि किसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लीनियर मेजरमेंट की हमको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है। तो गाइज देखो आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी के क्वेश्चंस भी आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना वीडियो को, ठीक है। और साथ ही गाइज देखो बहुत सारे लोगों ने यार वो चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। अगर आप भी चाहते हो कि जो IAS के क्वेश्चन है वो मात्र 20 रुपये में आप खरीद पाओ, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप नंबर 8077283538 है, ठीक है। और गाइज जिन लोगों ने खरीदे ना उनका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया यार, और ठीक है, और बस यही चीज़ें यार, आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, बस मुझे तो यही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।